हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज की वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है और मैं आज आपको कराने जा रही हूँ इंडियन इकोनॉमी से चैप्टर नंबर 3, दैट इज न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 से। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने पहला पार्ट कर लिया था, आज हम पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक हमारा होगा मेन पॉलिसीज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमारा लास्ट टॉपिक जो था वो था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चेंज LQP पॉलिसी टू LPG पॉलिसी, जिसके अंदर लाइसेंसिंग को चेंज कर दिया गया था लिबरलाइजेशन के अंदर, ये मैंने आपको बताया भी था। कोटाज लिमिट को चेंज कर दिया गया था प्राइवेटाइजेशन में, कितना मर्जी प्रोड्यूस करें। परमिट्स दैट मींस परमिशन को चेंज कर दिया गया था ग्लोबलाइजेशन में। आज जो हम पढ़ने जाएंगे बेटा, आज हम पढ़ेंगे मेन पॉलिसीज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसके अंदर मेन पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसी की क्या चीज है, ठीक है। मेन पॉलिसी ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, LPG। ठीक है बच्चा, आज इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लिबरलाइजेशन क्या होता है, रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर। लिबरलाइजेशन का मतलब फ्रीडम होता है, जिसके अंदर हम एंट्री और ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर देते हैं, जो कि किस पे लगी हुई थी, प्राइवेट सेक्टर पे। और कौन लगा रहा था, गवर्नमेंट सेक्टर। अब प्राइवेटाइजेशन क्या हो गया, रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल ऑफ व्हाट, गवर्नमेंट सेक्टर, दैट इज पब्लिक सेक्टर, कन्वर्ट कर दिया जाएगा सभी किसमें, प्राइवेट सेक्टर में। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। इंटीग्रेटेड का मतलब है अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाना, बिजनेस करना, कंपटीशन ज्यादा बढ़ेगा। अब इन सब की डिटेल हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए बच्चा देखते हैं। अब लिबरलाइजेशन क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। लिबरलाइजेशन होता है फ्रीडम प्रोवाइड करना। अब फ्रीडम प्रोवाइड किस चीज का करना मैम, देखिए ध्यान से। लिबरलाइजेशन का मतलब है फ्रीडम ऑफ द इकोनॉमी मीन्स, ठीक है। अब फ्रीडम हमारी इकोनॉमी के अंदर देना ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट फ्रॉम द डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए बच्चा, पहले के टाइम में क्या था, जब भी कोई इंडस्ट्री हमारे को ओपन करनी पड़ती थी तो हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, लाइसेंस लेना पड़ता था इंडस्ट्री ओपन करने के लिए। फिर उसके बाद कोटाज रिस्ट्रिक्शन थी कि कितना गुड्स एंड सर्विसेज कितनी क्वांटिटी में बनाना है, कितना इंपोर्ट करना है, कितना एक्सपोर्ट करना है। अब उस सब से फ्री कर दिया गया था, ठीक है बच्चा। अब लाइसेंसिंग की जगह क्या आ गया था, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब ही होता है फ्रीडम प्रोवाइड करना इकोनॉमी के अंदर। तो क्या चीज है, लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मींस फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट। प्रोड्यूसिंग यूनिट का मतलब क्या चीज हो गई, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब वो फ्रीली है, अब वो फ्री है, कितना मर्जी भी प्रोड्यूस करें गुड्स एंड सर्विसेज, कितनी भी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। अब गवर्नमेंट का डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल प्रोड्यूसिंग यूनिट से हट गया है। पहले गवर्नमेंट ही बताती थी कि कितना क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, पुअर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करना है, रिचर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करना है। अब ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी 1991 की पॉलिसी आई थी उसके अंदर क्या था, लिबरलाइजेशन प्रोवाइड कर दिया गया था प्रोड्यूसिंग यूनिट को, जिसमें से हटा दिया गया था डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है बच्चा, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है, फॉलोइंग आर सम नोटेबल ऑब्जर्वेशन इन दिस रिगार्ड। प्रायर का मतलब होता है बच्चा पहले। टू 1991 गवर्नमेंट had imposed several types of controls on private enterprises। देखिए 1991 की पॉलिसी आने से पहले सरकार ने क्या कर रखा था, गवर्नमेंट ने, उन्होंने कई टाइप का कंट्रोल प्राइवेट एंटरप्राइजेस पे लगा रखा था। कहां पर, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में। वो क्या है, दीज इंक्लूड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी इंडस्ट्री ओपन करनी है भाई लाइसेंस लेना पड़ेगा। प्राइस कंट्रोल, कितना प्राइस रखना है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का, कौन बताता था पहले, गवर्नमेंट। कब, 1991 से पहले। और फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल किस पे, गुड्स पे। अब किस लिए, इंपोर्ट लाइसेंस। इंपोर्ट लाइसेंस क्या चीज हो गया बच्चा, कि कितना आपको बाहर से कुछ भी चीज इंपोर्ट करवानी है तो उसके लिए भी लाइसेंस लो, गवर्नमेंट ने ये लगा रखा था। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, कितनी इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी कि गुड्स एंड सर्विसेज भी कितनी अमाउंट में लाना है, कितनी क्वांटिटी में लाना है, ठीक है। अब एक चीज सुनिए, अगर आप फॉरेन एक्सचेंज नहीं करेंगे तो आपकी कंट्री के अंदर डॉलर कहां से आएगा। अगर डॉलर रिजर्व में नहीं होंगे तो आगे हमारी कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज हम कैसे बाय करेंगे, फॉरेन कंट्री के अंदर जाएंगे। जब हम वहां से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे तो हमको डॉलर तो देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी करेंसी क्या चीज है, डॉलर है, ठीक है। तो ये चीज है रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट बाय बिग बिजनेस हाउसेज। अब रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी कि बाहर की कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है,
ये किसने लगा रखी थी? सरकार ने लगा रखी थी बच्चा। और कब लगा रखी थी? प्रायर टू 1991, 1991 से पहले। अब इन सब से हमारे को जो पॉलिसी आई है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 ने, उसमें क्या कर दिया? लिबरलाइज करा दिया। अब ऐसा कुछ नहीं फॉलो होता है, ठीक है। इट वॉज एक्सपीरियंस बाय द गवर्नमेंट दैट सेवरल शॉर्टकमिंग्स हैड इमर्ज्ड इन द इकोनॉमी ऑन अकाउंट ऑफ दिस कंट्रोल। अब बच्चा बहुत ध्यान से सुनना, 1991 से पहले सरकार ने जितने भी ये आपके लाइसेंसिंग सिस्टम हो गया, प्राइस कंट्रोल हो गया, ठीक है, फाइनेंस कंट्रोल हो गया, इंपोर्ट लाइसेंस हो गया, ये सब जो लगा रखी थी रिस्ट्रिक्शन, अब क्या चीज हुआ? उससे एक्सपीरियंस करा गवर्नमेंट ने। क्या एक्सपीरियंस करा? कि इसमें सेवरल शॉर्टकमिंग है बेटा, had emerged in the economy on account of these control. अब these control had given rise to the corruption. अब इस कंट्रोल ने बेटा क्या चीज ला दी है हमारी इकोनॉमी के अंदर? करप्शन, अनड्यू डिलेज, काम करने में देरी, एंड इनएफिशिएंसी, काम करने की क्षमता कहीं ना कहीं कम हो गई है। इस एक्सेसिव कंट्रोल ने सबसे ज्यादा करप्शन स्टार्ट कर दिया है, अनड्यू डिलेज, काम करने में देरी होने लग गई, इनएफिशिएंसी, काम करने की क्षमता बहुत ज्यादा कम हो गई। तो जिसके कारण ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैड फॉलन शार्पली। जब काम अच्छा नहीं होगा, अब ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन भी हो गई कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन नहीं हो रहा है हमारी कंट्री के अंदर, डॉलर नहीं आ रहा है, क्योंकि क्या चीज है? फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल ज्यादा लगा रखा था, प्राइस कंट्रोल भी लगा रखा था, लाइसेंस सिस्टम, हर चीज में तो कंट्रोल कर रखा था, जिसके कारण जीडीपी तो गिरनी थी। तो ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी क्या हो गई बेटा? धीरे धीरे कम होती चली गई। एंड हाई कॉस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, अब क्या चीज हो गया? इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी कॉस्ट क्या होने लग गई? बहुत ज्यादा हाई, rather than a low cost competitive economic system as compared to other countries। हमारी कंट्री की गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट बहुत ज्यादा होने लग गई, जिसके कारण क्या चीज हो गया बेटा? हमारी जीडीपी कम हो गई, ठीक है, क्योंकि क्या था? हाई कॉस्ट इकोनॉमिक सिस्टम rather than a low cost competitive economic system। अब किसी भी कंट्री को हम कंपटीशन कैसे देंगे? जब हमारी कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट कम होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, तभी तो बाहर वाले कंट्री के हमारे क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा हमारे गुड्स को एक्सपोर्ट करवाएंगे। लेकिन जब हमारी कंट्री की गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट ज्यादा, क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज की कम, तो इससे क्या होगा? कंपटीशन कभी हो ही नहीं सका। तो जिसके कारण क्या है? हाई कॉस्ट इकोनॉमिक सिस्टम rather than a low cost competitive economic system came into being। ये स्टार्ट हो गया, और इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? जीडीपी क्या हो गई? बहुत ज्यादा डाउन पे चली गई। चले आगे देखें। आगे है द पर्पस ऑफ लिबरलाइजेशन क्या था? अब ध्यान से सुनिए, पर्पस और एम लिबरलाइजेशन का क्या था बेटा? टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री बाय एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर। अब एक बात ध्यान से सुनिए, इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री को और जानने के लिए कि हमारी कंट्री के अंदर इतना पोटेंशियल है, हमारी इकोनॉमी में इतना पोटेंशियल है, तो एनकरेज किसे करा गया? प्राइवेट सेक्टर को और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को, कि वो इन्वेस्ट करें हमारी कंट्री के अंदर आके, ताकि हमारी कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन बढ़े, प्राइवेट सेक्टर ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड हो, और हमारी कंट्री के अंदर दोबारा से ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। सेकंड पॉइंट है टू इंट्रोड्यूस मच मोर कंपटीशन। देखिए, अब सेकंड में क्या हुआ? इंट्रोड्यूस करा ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन हो हमारी इकोनॉमी के अंदर, एंड क्रिएटिव इंसेंटिव। बच्चा, इंसेंटिव क्या होता है? बेनिफिट्स, और ज्यादा से ज्यादा हमारी इकोनॉमी के अंदर बेनिफिट्स हो फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या हो गया? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होना। तो इसमें क्या चीज हुआ? अगर हमारी इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी बनेगी, तो क्या होगा? बेनिफिट्स भी हमारी इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। कैसे मिलेगा? हमारे गुड्स एंड सर्विसेज जब ज्यादा से ज्यादा बनेंगे, ठीक है, अच्छी क्वालिटी के बनेंगे, लो कॉस्ट होगी, तो कंपटीशन देगी हम अदर कंट्रीज को, जिसके अंदर क्या चीज होगा? हमारी इकोनॉमी एक कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी कहलाई जाएगी, और हमारी इकोनॉमी को काफी सारे बेनिफिट्स होंगे। बाहर की कंट्री आके इन्वेस्ट भी करेगी पैसा, कंपटीशन भी होगा, यहाँ से ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, तो हमारी कंट्री के अंदर क्या आएंगे? डॉलर्स आएंगे, और डॉलर्स आएंगे तो जब हम उनकी कंट्री से इंपोर्ट करवाएंगे, हमें डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ेगी ना बेटा। तो ये है टू इंट्रोड्यूस मच मोर कॉम्पिटिटिव इन टू द इकोनॉमी, इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिशन लाने के लिए, एंड क्रिएटिंग बेनिफिट्स फॉर आवर इकोनॉमी। हमने क्या चीज करी? एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, जिसमें हम इनोवेटिव आइडियाज लेकर के आएंगे, अच्छी अच्छी मशीन्स यूज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हमने क्या करी? लोगों की क्षमता काम करने की, कम कॉस्ट में। देखिए, यहाँ पर सी का मतलब है लो कॉस्ट में अच्छी क्वालिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे। नेक्स्ट है आपका द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टेकन बाय द गवर्नमेंट अंडर लिबरलाइजेशन इंक्लूड व्हाट? देखिए, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म, यानी रिफॉर्म्स का मतलब होता है चेंजेस।
अब चेंजेस किस में आए हैं? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर, रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर, जो कि 1991 में बनाई है। मैंने पहले भी बताया है 1950 से 1990 में बेटा कोई तो पॉलिसी में गवर्नमेंट की प्रॉब्लम रही होगी, तभी तो गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 बनाई, जिसके अंदर कुछ चेंजेस करे गए हैं। द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टेकन बाय द गवर्नमेंट अंडर लिबरलाइजेशन इंक्लूड द फॉलोइंग। पहला क्या है? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर में चेंजेस लेकर गए हैं। सेकंड, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इसमें चेंजेस लेकर के आए। टैक्स रिफॉर्म्स, इसकी डिटेल सारी करवाऊंगी आपको, इसमें हम चेंजेस लेकर के आए। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, इसमें भी चेंजेस लेकर के आए। नेक्स्ट आपका क्या है? ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स का मतलब याद रखिएगा चेंजेस हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंजेस लेकर के आना, पॉलिसी के अंदर चेंजेस लेकर के आना। ठीक है बच्चा, चलिए अब देखिए लिबरलाइजेशन मेजर्स। मेजर्स क्या होते हैं? याद रखिए स्टेप्स। ठीक है बच्चा, अब लिबरलाइजेशन मेजर्स क्या चीज है देखिए ध्यान से। पहला है एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। लिबरलाइजेशन दैट मींस फ्रीडम आने के कारण गवर्नमेंट ने जो एक्सेसिव कंट्रोल लगाया हुआ था उसे हटाने के बाद फ्रीली कर दिया गया था। ठीक है, लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है फ्रीली काम करना इंडस्ट्रीज के अंदर। तो सबसे पहले क्या हटाया गया? बहुत ध्यान से सुनिएगा, रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अब इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। इन जुलाई 1991 अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड। इन जुलाई 1991 के अंदर एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस कर दी गई, जिसके अंदर रिमूव कर दिए गए रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंसिंग एक्सेप्ट ऑफ द फॉलोइंग 5 इंडस्ट्री। 5 इंडस्ट्रीज के अलावा बेटा क्या चीज हो गया? किसी भी इंडस्ट्री को ओपन करने के लिए अब आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। अब लाइसेंस आपको जिस इंडस्ट्री के लिए लेना है वो 5 इंडस्ट्री कौन सी है? लिकर, अल्कोहल, सिगरेट होगी, डिफेंस हो गया। ठीक है बच्चा, डिफेंस आपको पता ही होगा, आर्मी के लिए जितने भी इक्विपमेंट हम यूज करेंगे, टूल्स यूज करेंगे। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव हो गया, दैट मींस बॉम्ब वगैरह जो बनाते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका डेंजरस केमिकल्स। ये 5 इंडस्ट्रीज के लिए सबसे ज्यादा बेटा जरूरी है क्या चीज? ध्यान से सुनिएगा, लाइसेंस। बाकी सब में क्या चीज कर दिया था? फ्रीली कर दिया गया था। इंडस्ट्री ओपन करने के लिए लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है। लिकर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट हो गया, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव हो गया और आपका डेंजरस केमिकल्स हो गया, इसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। अब क्या चीज है? सेकंड है आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? डिक्रीज। यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ बेटा, अच्छे से नोट्स बनाओगे उसके अंदर अपने आप से भी देख लीजिएगा, उसको कॉपी में लिख लीजिएगा, इसका मीनिंग साइड में। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब था डिक्रीज ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर। अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज दैट इज रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर वाज रिड्यूस्ड। जो पहले पब्लिक सेक्टर के अंदर इंडस्ट्रीज थी, रिजर्व्ड थी, अब उनको 17 से किसकी तरफ लिया है बेटा? 8 की तरफ ले आए हैं। और इन 2010 से 11 के अंदर द नंबर ऑफ दीज इंडस्ट्रीज और रिड्यूस कर दी गई। कितनी रिड्यूस कर दी गई? 3, इंक्लूडिंग जो गवर्नमेंट के अंडर आएगी वो क्या है? एटॉमिक एनर्जी आ गई बेटा, रेलवे आ गई और डिफेंस इक्विपमेंट। ये आज भी गवर्नमेंट के अंडर है। कौन सी? एटॉमिक एनर्जी आ गई बच्चा, रेलवे आ गई, गवर्नमेंट की मोनोपोली है रेलवे तो। ठीक है, और क्या है? डिफेंस इक्विपमेंट, जो आर्मी के लिए हम क्या करते हैं? इक्विपमेंट यूज करते हैं, टूल्स यूज करते हैं। ठीक है, गन्स वगैरह हो गया, ये सब इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट है आपका डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया। अब डी रिजर्व करा किस चीज के लिए? प्रोडक्शन एरिया। चलिए देखते हैं क्या है। Many production area which were earlier reserved for SSI, that is small scale industry, were de-reserved। पहले कुछ प्रोडक्शन एरिया जो रिजर्व कर दिया गया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, उसको डी रिजर्व कर दिया गया। फोर्सेज ऑफ मार्केट वर अलाउड टू डिटरमाइन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब बेटा फोर्सेज ऑफ मार्केट क्या होता है? जितनी डिमांड आ रही है उतनी हम सप्लाई करें। जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की फोर्सेज ऑफ मार्केट का मतलब ये है मार्केट में जाके चेक करना, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी डिमांड आ रही है उतनी सप्लाई कर देना। तो ये क्या चीज कर दिया? फोर्सेज ऑफ द मार्केट वर अलाउड टू डिटरमाइन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर क्या है? रॉ मटेरियल को सही तरह से यूज करना, लेबर अच्छे से काम करे, मशीन्स वगैरह अच्छे से प्रोवाइड करी जाए, जिससे गुड्स एंड सर्विसेज काफी ज्यादा प्रोड्यूस करा जा सके, रेदर देन द डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं चल रही थी एसएसआई के अंदर, अब एसएसआई को इन्होंने किस चीज से बता दिया गया? फोर्सेज ऑफ मार्केट वर अलाउड टू डिटरमाइन। फोर्सेज ऑफ मार्केट, जितनी डिमांड आ रही है उतनी सप्लाई करेंगे, लेकिन कैसे? प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे हम रिसोर्सेज को, रेदर देन किस चीज के लिए? डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट बताएगी कितनी क्वांटिटी में बनाना है। ठीक है, ये सब रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई थी। तो डी रिजर्व का मतलब क्या चीज है? जो अर्लियर रिजर्व
कर रखी थी एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसको चेंज करके डी रिजर्व कर दिया गया। अब इसको किस चीज पे अलाउड कर दिया गया? ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज वो ज्यादा एक्सपेंड कर दिया। कैसे? अर्लियर प्रोडक्शन कैपेसिटी वाज लिंक्ड विद लाइसेंसिंग। अर्लियर प्रोडक्शन कैपेसिटी जो लिंक्ड कर रखा था वो किससे कर रखा था? लाइसेंसिंग के साथ। ठीक है, नाउ फ्रीडम फ्रॉम लाइसेंसिंग इंप्लाइड फ्रीडम फ्रॉम कैपेसिटी कंस्ट्रेंट। अब लाइसेंसिंग हटा, ठीक है बेटे, लाइसेंसिंग हटा तो फ्रीडम दे दिया गया किस के लिए? कि आप कितना मर्जी भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाइए, कितनी क्वांटिटी में बनाइए। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस वाज नाउ अ मैटर ऑफ प्रोड्यूसर चॉइस। अब किस चीज का मैटर है? प्रोड्यूसर चॉइस का, कि प्रोड्यूसर जितना मर्जी चाहे पैसा लगाए रिसोर्सेज पे और गुड्स एंड सर्विसेज तैयार करवाए डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन। अगर मार्केट में ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है, प्रोड्यूसर की चॉइस है जितना मर्जी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए और उसको बेचे। नेक्स्ट है फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। अब इंपोर्ट कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? मशीनरी। कैपिटल गुड्स कौन से होंगे? जिसके अंदर प्रोड्यूसर पैसा लगाए, मशीनरी। अब फ्रीडम है कि आप इंपोर्ट करवाए जितना मर्जी आपको कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करवाना है। तो लिबरलाइजेशन ऑल्सो इम्प्लाइड फ्रीडम फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स विद व्यू, किस चीज के लिए? हम बाहर की कंट्री से मशीन्स वगैरह क्यों मंगाते थे? टू अपडेटिंग देयर टेक्नोलॉजी, ताकि हम अपडेट कर सके अपनी कंट्री की टेक्नोलॉजी को। परमिशन वॉज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी गवर्नमेंट से। ठीक है बेटा, टू एंटर इनटू इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब आप आराम से प्रोड्यूसर क्या करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, क्या करेगा? एक्सपोर्ट कर सकता है। और इंपोर्ट के अंदर कैपिटल गुड्स इजीली परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करेगा? इजीली इंपोर्ट करवा सकता है कैपिटल गुड्स। अब कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है या कोई एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। बेटा इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म से, जिसके अंदर क्या चीज बताई गई, इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या चेंजेस आए 1991 की पॉलिसी के अंदर, बहुत अच्छे से करके जाना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब क्या चीज आया? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब भाई जैसे ही मैंने आपको बताया था, डिटेल में बताऊंगी, पॉइंट्स बताए थे। अब फाइनेंशियल क्या होता है? पैसा। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, क्या क्या चेंजेस आए हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में, क्या क्या पॉलिसी चेंज हो गई, रूल्स एंड रेगुलेशन बने। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या इंक्लूड करता है? बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, ठीक है, जहां पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज चलती है। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इन इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, अगर ये अच्छी चलेंगी, ठीक है, तो क्या चीज होगा? हमारा फाइनेंशियल सेक्टर और अच्छा चलेगा। बैंकिंग ये इंक्लूड करता है बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, बैंकिंग इंस्टीट्यूट हो गया जो लोन वगैरह प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे डिटेल में पढ़ते हैं। द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस अंडर फाइनेंशियल सेक्टर्स आर, पहला चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई। बेटा बहुत ध्यान से सुनिए, बैंकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, ठीक है, चाहे वो बैंक से रिलेटेड है चाहे वो बैंकिंग सिस्टम से नहीं है, लेकिन वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, स्टॉक मार्केट है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। इन इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर, अब ये जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर है इज रेगुलेटेड, रूल्स एंड रेगुलेशन किसके चलेंगे और कंट्रोल कौन करता था? आरबीआई। अब देखें बेटा क्या चेंजेस हुए। द रिफॉर्म इंट्रोड्यूस अंडर द फाइनेंशियल सेक्टर आर चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई। बहुत ध्यान से देखिएगा, चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई में क्या चीज हुआ? द रोल ऑफ आरबीआई वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम अ रेगुलेटर टू द फैसिलिटेटर। पहले बेटा आरबीआई दैट इज सेंट्रल बैंक अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता था, जिसको फादर ऑफ ऑल द बैंक कहा गया है, इसका मतलब है उसने रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए तो बाकी सारे फॉलो करेंगे। अब उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को रिड्यूस कर दिया गया। अब पहले क्या था? वो रेगुलेटर कहलाया जा रहा था, अब वो सिर्फ क्या करेगा? फैसिलिटेटर कहलाया जा रहा था। किसका? फाइनेंशियल सेक्टर का। फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाएगा अब उसका, ठीक है। एज अ रिजल्ट फाइनेंशियल सेक्टर वाज अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन मेनी मैटर्स। अब फाइनेंशियल सेक्टर को ये अथॉरिटी दे दी गई थी, वो कोई इंपॉर्टेंट मैटर हो, सारे डिसीजन पहले कौन ले रहा था? आरबीआई। अब इंपॉर्टेंट मैटर्स में वो फाइनेंशियल सेक्टर में अपने आप भी क्या कर सकता है? डिसीजन ले सकता है विदाउट कंसल्टिंग दी आरबीआई दैट इज सेंट्रल बैंक। अब कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक से। तो चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई, कोई भी पूछे आप क्या बताएंगे? भाई पहले तो वो रेगुलेटर था, अब वो सिर्फ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है।
अब एज अ रिजल्ट क्या चीज है, फाइनेंशियल सेक्टर को क्या अलाउ कर दिया गया था, कोई भी डिसीजन अर्जेंट मैटर पे खुद से ले ले विदाउट कंसल्टिंग क्या आरबीआई, आरबीआई का रोल खत्म कर दिया गया था। किस चीज के लिए, रेगुलेटर, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स, द रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स यानी चेंजेस पॉलिसी के अंदर लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब क्या चीज हुआ बेटा, पहले तो पूरा रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन किसका चल रहा था, सेंट्रल बैंक का चल गया था। अब ओरिजिन किसका हुआ, प्राइवेट बैंक्स का भी ओरिजिन हो गया। ठीक है, कहां पर, 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। लीड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इंडिया एज वेल एज फॉरेन कंट्री में भी, इंडिया में भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स खुल गए थे। फॉर एग्जांपल इंडियन बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई, ठीक है बच्चा, एंड फॉरेन बैंक में किस नाम से, HSBC, इंक्रीज द कंपटीशन। अब क्या हो गया बेटा, जब प्राइवेट सेक्टर बैंक ज्यादा से ज्यादा ओपन हुए, इन्होंने कंपटीशन भी इंक्रीज कर दिया और इन्होंने कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दिया। किस चीज में, प्रोवाइडिंग लो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बेटर सर्विसेज। क्या प्रोवाइड करा, लो इंटरेस्ट रेट और बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करी कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। पहले तो चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई हुआ, फिर उसके बाद वही प्राइवेट बैंक्स भी बन गए। प्राइवेट बैंक्स कहाँ भी बने, इंडिया में भी, फॉरेन कंट्रीज में भी। इंडिया में जाना जाता है वो आईसीआईसीआई के नाम से, और फॉरेन बैंक में किस नाम से जाना जाता है, HSBC। अब इसने कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया था, क्योंकि ये बेनिफिट कंज्यूमर को प्रोवाइड कर रहे थे। क्या प्रोवाइड करके, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स वगैरह और बेटर सर्विसेज। चले आगे बच्चा, अब आपका आ गया है नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट भी वही इंक्रीज कर दी गई। द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन बैंक्स वाज रेज्ड टू अराउंड 74%। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन इन्वेस्ट करती है, बैंक वाज रेज्ड, उसकी लिमिट कितनी कर दी गई, अब 74%। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे कि FII हो गया, सच एज मर्चेंट बैंकर्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, पेंशन फंड्स, नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। पहले बेटा इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कुछ लिमिट थी, ठीक है, अब कुछ लिमिट थी कि वो क्या चीज करें, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें, कौन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब उसके अंदर कौन कौन हो गया, मर्चेंट बैंकर्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, पेंशन फंड्स हो गया। अब इनको ये परमिशन दे दी गई कि ये इन्वेस्ट करें इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, और इसकी लिमिट भी बढ़ा के अब 74% कर दी गई थी। दो बैंक हैव बीन गिवन परमिशन टू जनरेट रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड, सर्टेन एस्पेक्ट्स हैव बीन रिटेन्ड विद द आरबीआई। और कुछ काम देखे, परमिशन तो दे दी गई थी बेटा कि रिसोर्सेज को जनरेट करें, कहां से, इंडिया और अब्रॉड से, पर कुछ सर्टेन एस्पेक्ट्स हैव बीन रिटेन्ड विद द आरबीआई, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आरबीआई को भी दे दी गई थी ताकि सेफगार्ड कर सके क्या चीज, द इंटरेस्ट ऑफ द अकाउंट होल्डर एंड द नेशन। ठीक है, सबसे बड़ा अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, ये बात बोल रहे हैं। दो परमिशन दे दी गई थी कि रिसोर्सेज जनरेट करो इंडिया और अब्रॉड से, ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या चीज करा, प्राइवेट बैंक्स वगैरह भी बना दिए। लेकिन अभी भी कुछ ज्यादा से ज्यादा अथॉरिटी, कुछ अथॉरिटी रिटेन्ड कर दी गई थी आरबीआई को ताकि सेफगार्ड कर सके इंटरेस्ट ऑफ द अकाउंट होल्डर जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, और अपनी नेशन की भी सेफ्टी कर सके। ठीक है, क्यों, क्योंकि आरबीआई इज द अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री। चलिए अब आगे देखें, ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस। ईज मतलब वेरी इजी, इन एक्सपेंशन मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना प्रोसेस को। बैंक्स वर गिवन फ्रीडम टू सेट अप न्यू ब्रांचेस। अब बैंक्स ने फ्रीडम दे दी भाई, अपनी ब्रांचेस खोल दी जाए बैंक्स की, आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन को फुलफिल करने के बाद, विदाउट द अप्रूवल ऑफ द आरबीआई। अब आरबीआई की परमिशन की जरूरत नहीं है, बैंक्स को ये कह दिया गया अपनी ब्रांचेस और ज्यादा खोल लो, अलग अलग जगह पे अपनी ब्रांचेस को एक्सपेंड करो, और आपको नो लॉन्गर परमिशन लेने की जरूरत नहीं है आरबीआई से, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट बच्चा आपकी है फिस्कल पॉलिसी, और फिस्कल पॉलिसी को मैं आपको कराऊंगी बहुत अच्छे से, आपको पढ़ना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फिस्कल पॉलिसी देखते हैं क्या चीजें होती है। फिस्कल पॉलिसी होती है एक साल के लिए गवर्नमेंट के पास कहां से पैसा इकट्ठा हो रहा है और कहां वो पैसा लगा रही है। फिस्कल पॉलिसी किसकी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, एक साल की पॉलिसी है कि गवर्नमेंट के पास इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, वो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू होगा। ठीक है बच्चा, तो कहां से पैसा आ रहा है और कहां वो एक्सपेंडिचर कर रहा है। ठीक है, तो इट रेफर्स टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, रेवेन्यू गवर्नमेंट के लिए प्रॉफिट क्या हो गया, जैसे टैक्स वगैरह कलेक्ट करना। ठीक है, टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। अब वो टैक्सेस की फॉर्म में कहाँ एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो ये क्या चीज है,
ये रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी सरकार की है, गवर्नमेंट की है। इट इज अ पॉलिसी दैट सीक्स टू अचीव स्टेबिलिटी। बेटा इस पॉलिसी की वजह से हमारी इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी, बैलेंस बना होता है इकोनॉमी के अंदर। बाय मैनेजिंग व्हाट, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। जब क्या चीज मैनेज होंगे, रेवेन्यू, पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है, फिर गवर्नमेंट खर्चा करेगी किसमें, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज में। अब गवर्नमेंट खर्चा किस में करेगी बेटा, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज में। इससे हमारी कंट्री के अंदर क्या चीज होता है, याद रखिएगा, एक सोशल वेलफेयर, सोसाइटी के लिए वेलफेयर होगा जब गवर्नमेंट क्या करेगी, पैसा एक्सपेंडिचर, जैसे बिल्डिंग ऑफ रोड्स हो गया, डैम्स हो गया, मेडिकल कॉलेजेस हो गए, मेडिकल फैसिलिटीज हो गया इन द फॉर्म ऑफ हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, पार्क बनाना, ये सब। तो ये क्या चीज हो गया, ये एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट है, ताकि सोशल वेलफेयर बना रहे। और जब इन दोनों के अंदर क्या चीज होगा, स्टेबिलिटी होगी, ये पॉलिसी ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से चलेगी, जिसका नाम क्या है, फिस्कल पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी 1 साल की होगी, जिसके अंदर हम शो करेंगे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट होती है। जब रेवेन्यू आएगा, टैक्सेस के फॉर्म में पैसा कलेक्ट करेगी सरकार, तभी तो पैसा इन्वेस्ट करेगी सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए, ताकि हमारी इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी, बैलेंस बना रहे। चलिए आगे, नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स। बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स के अंदर 2 तरह के टैक्स हमारी इकोनॉमी में होते हैं, और ये चैप्टर आपको गवर्नमेंट बजट के अंदर सारी चीज पढ़ाऊंगी मैं आपको बहुत जल्दी, ठीक है। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स के अंदर 2 तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स है बच्चा, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स है। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है मैम, डायरेक्ट टैक्स वो होता है आर दोस टैक्स द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड। जिस पर्सन पे टैक्स लगाए वो ही पे करेगा, जैसे किसी की इनकम पे टैक्स लगाए, ठीक है। सपोज करो आई एम अर्निंग 2 लाख रुपीज, तो मुझे जो सरकार मेरे पे टैक्स लगाएगी मुझे ही पे करना होगा, मेरे बिहाफ पे मेरा टैक्स कोई और नहीं पे कर सकता है। क्यों, क्योंकि इनकम तो मुझे ही मिल रही है जॉब करने पे। तो देखिए डायरेक्ट टैक्स आर दोस टैक्स द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन टू अदर्स, ठीक है। हम किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते इसका बर्डन। जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन, जिसकी कॉर्पोरेशन है, जिसकी कॉर्पोरेशन टैक्स जिसकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वही पे करेगा। वेल्थ टैक्स हो गया, ठीक है, इनकम पे। तो याद रखिएगा, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स आर द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। वन हु पेज सच अ टैक्स हिमसेल्फ बियर द बर्डन ऑफ इट। जो ये टैक्स पे करेगा वही इसका बर्डन बियर करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स को हम जीएसटी भी बोल सकते हैं। ये जिस पे लगा है टैक्स कोई और भी इसको पे कर सकता है। देखो बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ। सपोज करो आपका बर्थडे हो, अब आपने क्या करा, अपने सारे फ्रेंड्स को कहा मैं आपको पार्टी दूंगा, ठीक है। अब आपने अपने पापा से 10,000 रुपीज लिए और आप होटल चले गए बच्चों को लेके, ठीक है। अब आपके जो भी दोस्त हैं, अब वहां जाने के बाद आपको पता चला भाई बिल तो 12,000 का आ गया, 12,000 का आ गया। पापा से लिए कितने थे, 10,000। तो 2,000 आपका फ्रेंड ने क्या कहा, मैं कर दूंगा भाई, समझ रहे हो। तो ये क्या चीज हो गया, उस पर जीएसटी भी लगी होगी, जो बिल आएगा, बहुत सारे आपने बच्चों को पार्टी भी दी होगी। तो ये कहते हैं इसका बर्डन एक ही पर्सन पे नहीं रहता, कोई और भी इसको पे कर सकता है, ठीक है। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स लाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज आर दोस टैक्स द बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड ऑन टू अदर। एग्जांपल जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, जो कि लगती है किस पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे। वन हु पेज सच अ टैक्स टू द गवर्नमेंट कैन शिफ्ट द बर्डन ऑफ द टैक्स ऑन टू द फाइनल बायर्स। अब आप ध्यान से सुनना, वन हु पेज सच अ टैक्स टू द गवर्नमेंट, जो टैक्स गवर्नमेंट को पे करा जा रहा है इसका बर्डन शिफ्ट कर सकते हो फाइनल बायर्स पे भी, जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे, बाय एडिंग द टैक्स अमाउंट टू द बेसिक प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड। किसमें, जो भी आपने गुड्स, आप देखते भी होंगे जीएसटी एंड में लग करके आती है। कोई गुड्स एंड सर्विसेज हम खरीदते हैं, कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है, एंड में क्या चीज आता है, जीएसटी लग करके आती है। हम किसी होटल में खाना खा के निकलते हैं, वहां भी जीएसटी लगा होता है जो हमको पे करना पड़ता है, ठीक है। वो हमारी जगह कोई और भी पे कर सकता है। जैसे ये मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दी बर्थडे वाला, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का होपफुली आपको बहुत अच्छा समझ आ गया होगा। चले आगे, अब है क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स। अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स है बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो टिल देन जितना मैंने करवाया है उसको अच्छे से रीड आउट कर लेना, उसके नोट्स बना लेना और अच्छे से लर्न करना। फिर बताऊंगी इंडियन इकोनॉमी को अच्छी तरह से लिख करके देखिएगा बेटे, वरना ये लर्न नहीं होगी आपको, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको रीड आउट करिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।